हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत इम्पॉर्टेंट उन बच्चों के लिए जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकल्स देंगे, जिन्होंने अभी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स दिए हैं और वो सेकंड सेमेस्टर में आए हैं। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो प्रैक्टिकल डेट है वो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस आ चुका है कि जो प्रैक्टिकल्स कराए जा रहे हैं वो आपके 2 तारीख से शुरू हो चुके हैं। तो आपको जब आपका प्रैक्टिकल होगा उससे पहले ये वीडियो अगर आपने देख ली तो आपका वाइवा मैं कह सकती हूँ कि उम्मीद है वो अच्छा हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको वाइवा के टॉप 20 क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में सारे जो प्रैक्टिकल्स हैं वो टाइट्रेशन बेस्ड हैं, तो मैंने सारे वाइवा वॉइस जो मेनली पूछे जाते हैं वो आपके लिए सारे क्वेश्चंस इकट्ठे करे हैं। तो मैंने मेन 20 क्वेश्चंस लिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना अपने प्रैक्टिकल पर जाने से पहले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या फिर आयनात्मक विश्लेषण क्या होता है। मैंने वीडियो दोनों हिंदी और इंग्लिश में बनाई है क्योंकि मुझे पता है ग्रेजुएशन हमारी जो बीएससी होती है वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे करते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है कि जो भी हमें सैंपल प्रोवाइड करा गया है उसका जो अमाउंट होता है वो हम वॉल्यूम की मदद से निकालें, तो उसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी हमें सैंपल दिया है उसका जो वज़न है या उसकी जो मात्रा है उसको अगर हम आयतन को इस्तेमाल करके निकालते हैं तो वो हमारी आयतनात्मक विश्लेषण कहलाता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है या फिर परिणात्मक विश्लेषण क्या होता है। तो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो 2 तरीके से की जाती है। क्वालिटेटिव का मतलब है क्वालिटी के बेसिस पर। ठीक है। तो एक करी जाती है वॉल्यूमेट्रिक के तरह से और एक करी जाती है ग्रेविमेट्रिक की तरह से। वॉल्यूमेट्रिक हमने देख लिया कि वॉल्यूम की मदद से जब हम मात्रा को निकालते हैं। ग्रेविमेट्रिक हमने देख लिया कि जब हम वेट की मदद से यानी कि भार की मदद से हम किसी की मात्रा को निकालते हैं तो वो ग्रेविमेट्रिक कहलाती है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है या फिर मानक विलयन क्या होता है। मानक विलयन को हम हिंदी में प्रमाणिक विलयन भी कहते हैं। अगर आपसे प्रमाणिक विलयन पूछा जाएगा तो वो भी सेम चीज़ है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज़ अ सॉल्यूशन हुज स्ट्रेंथ इज़ नोन। मतलब ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा विलयन जिसकी स्ट्रेंथ, जिसकी सांद्रता हमें पहले से पता हो वो कहलाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइट्रेशन क्या होती है। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे बीएससी फर्स्ट सेम के प्रैक्टिकल्स हैं वो सारे टाइट्रेशन बेस्ड हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि टाइट्रेशन आखिर होती क्या है। सबसे कॉमन क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर यही पूछ सकता है कि भाई टाइट्रेशन क्या होती है, हमें तो यही बताओ। तो टाइट्रेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज़ एडेड ग्रेजुअली फ्रॉम अ ब्यूरेट टू अ नोन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ सैम्पल अंटिल वी गेट द एंड पॉइंट। अब हिंदी में इसको इजी लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो टाइट्रेशन को आप कैसे समझाओगे कि टाइट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ब्यूरेट से किसी भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को धीरे धीरे एक ऐसे सॉल्यूशन में गिराते हैं जिस सॉल्यूशन की हमें वॉल्यूम पता होती है लेकिन स्ट्रेंथ या मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी नहीं पता होती है। और ऐसा हम तब तक करते हैं जब तक हमें एंड पॉइंट नहीं मिल जाता। अब ये एंड पॉइंट क्या होता है, अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एंड पॉइंट क्या होता है या फिर अंतिम बिंदु क्या होती है। द पॉइंट एट विच रिएक्शन इज कंप्लीटेड। ऐसा पॉइंट जब हमारी रिएक्शन, हमारी कोई भी अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, तब हम उसे एंड पॉइंट कहते हैं या फिर अंतिम बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। आपसे क्या पूछा जाएगा कि आपसे मतलब मेनली ये नहीं पूछेंगे कि प्राइमरी स्टैंडर्ड किसे कहते हैं, वो पूछते हैं कौन कौन से प्राइमरी स्टैंडर्ड्स हैं, कौन से केमिकल्स प्राइमरी स्टैंडर्ड का काम करते हैं। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स मेनली 2 होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह काम करता है। दूसरा होता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस का मतलब है जिसमें जल की कमी हो, मतलब जल ना हो। जैसे हाइड्रस का मतलब हो गया इंग्लिश कि जिसमें जल हो, और एनहाइड्रस का मतलब हो गया जिसमें जल ना हो, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हार्ड वाटर क्या होता है, यानी कि कठोर जल क्या होता है। तो हार्ड वाटर क्या होता है, दैट टाइप ऑफ वाटर दैट डजंट
फॉर्म लेदर विथ वाटर। जो पानी के साथ झाग ना बनाए ऐसा पानी हमारा हार्ड वाटर होता है। अब रीज़न ऑफ हार्डनेस क्या होते हैं पानी के? पानी की जो कठोरता है वो किसकी वजह से होती है? तो पानी की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और सल्फेट के होने की वजह से होती है। अगर कहीं पे भी पानी में कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हैं या उसके कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स प्रेजेंट हैं तो पानी में कठोरता होगी। और ये हम चेक कैसे कर सकते हैं? उस पानी में झाग नहीं बनेंगे साबुन के साथ। ठीक है। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, पानी नहीं, जो साबुन के साथ। पानी के साथ झाग नहीं बना सकता ना, तो जो साबुन के साथ या फिर जो सोप के साथ लेदर ना बनाए, झाग ना बनाए। अब ये जो हमारी हार्डनेस होती है, उसके टाइप्स कितने होते हैं? एक परमानेंट होती है, परमानेंट टाइप ऑफ हार्डनेस होती है, एक टेम्पररी हार्डनेस होती है। हिंदी में समझाऊं तो टेम्पररी माने अस्थायी और परमानेंट माने स्थायी। टेम्पररी वाली सादा बॉइलिंग से भी निकल जाती है और परमानेंट के लिए हमें कई सारी प्रोसेसेस, रिएक्शंस करनी पड़ती हैं। उसके बाद पीपीएम क्या होता है? पीपीएम क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। और वाई वेट, मतलब हम इसको वॉल्यूम से नहीं नापते हैं, वेट से नापते हैं। या अगर हिंदी में कहूँ तो प्रति मिलियन भाग, पार्ट्स पर मिलियन या फिर प्रति मिलियन भाग। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि ईडीटीए क्या होता है। ईडीटीए एक टाइट्रेशन है, इजी टाइट्रेशन है, हमने सेमेस्टर फर्स्ट में की थी। तो ईडीटीए क्या होता है? ईडीटीए का फुल फॉर्म है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। अब इसकी खासियत क्या है? जो ईडीटीए होता है वो हेक्साडेंटेट लिगैंड होता है। हेक्साडेंटेट लिगैंड का मतलब बिल्कुल आसान तरीके से समझो कि मान लो एक मेटल है, एक सेंट्रल मेटल है या एक केंद्रित, मतलब केंद्र में एक मेटल आयन प्रेजेंट है, उसके चारों तरफ और बाकी लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये ईडीटीए जो लिगेंड है वो कैसा है? हेक्साडेंटेट लिगेंड है। ये लिगेंड एक मेटल से 6 तरफ से जुड़ सकता है। जो सेंट्रल मेटल आयन है उस पे ये लिगेंड 6 तरफ से जुड़ सकता है, इसलिए ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। विच फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस विद कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन इजीली। ये इसकी खासियत है कि कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के साथ ईडीटीए बहुत आसानी से संकुल बना लेता है या फिर कॉम्प्लेक्सेस बना लेता है। और इसका यूज़ क्या है ईडीटीए का? ईडीटीए का यूज़ है कि अगर ईडीटीए का मैं डाई सोडियम सॉल्ट लेती हूँ, सोडियम के साथ ईडीटीए जब सॉल्ट बनाता है, डाई सोडियम सॉल्ट, तो उसको मैं पानी की हार्डनेस निकालने के काम ले सकती हूँ। पानी में कितनी हार्डनेस है ये पता करने के लिए मैं ईडीटीए का डाई सोडियम सॉल्ट ले सकती हूँ। अब ये हुए हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है। अगर आपको याद होगा जब मैंने प्रैक्टिकल कराया था तो मैंने अमोनिया बफर सॉल्यूशन आपको यूज़ करके बताया था एक टाइट्रेशन में। तो बफर सॉल्यूशन, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आखिर बफर सॉल्यूशन क्या है, बफर विलेन क्या होता है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो किसी भी दूसरे सॉल्यूशन का पीएच मेंटेन करके रखता है, चाहे उसमें मैं एसिड डालूं चाहे उसमें मैं बेस डालूं। अब इसको अगर आसान भाषा में मैं समझाऊं, मान लो मेरे पास कोई सॉल्यूशन है ए, ठीक है, मेरे पास कोई सॉल्यूशन है ए। अगर मैं उसमें थोड़ा सा एसिड डालूंगी तो जो पीएच होगा वो घट जाएगा, है ना, पीएच कम हो जाएगा। अच्छा, इससे भी पहले ये बात समझो कि जो हमारा पीएच होता है वो 0 से लेके 7 से लेके 14 तक होता है। अगर 7 से 14 की तरफ जाएगा तो वो बेस कहलाएगा, और अगर 0 से 7 की तरफ होगा तो वो एसिड होगा, और 7 पे होगा तो जो सॉल्यूशन है या जो भी हमारा सब्सटेंस है वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, ना एसिड ना बेस। तो अगर मैं इस सॉल्यूशन ए में एसिड डालती हूँ तो जो पीएच है वो 7 से नीचे जाएगा, और अगर मैं बेस डालूँ, अगर मैं इस सॉल्यूशन ए में बेस डालूँ तो जो पीएच होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। अब ये पीएच घट रहा है, बढ़ रहा है, अगर हम चाहें कि सॉल्यूशन का पीएच ना घटे ना बढ़े तो हम क्या करेंगे? हम उसमें ऐड करेंगे बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का मेन काम यही है कि बफर सॉल्यूशन किसी भी सॉल्यूशन में पीएच को चेंज होने नहीं देता है। अब बफर सॉल्यूशन का खुद का पीएच भी कांस्टेंट ही रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्योरिफिकेशन वाले, जो हमने एक्सपेरिमेंट्स देखे थे, सीओडी बीओडी वाले।
तो COD की फुल फॉर्म क्या होती है, BOD की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। COD मतलब है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को ऐसे समझो सिंपली कि मानो आपका कोई पॉन्ड है, ठीक है, कोई भी वाटर बॉडी है, पॉन्ड समझो। तो पॉन्ड में जितना भी केमिकल चीज़ पड़ी होगी, रासायनिक वेस्ट होगा, जो भी केमिकल वेस्ट होगा, उसको माइक्रोब्स के द्वारा ख़त्म करने के लिए कितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए। ऐसे ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कि माइक्रोब्स के द्वारा जो ऑर्गेनिक सामान है सारा, उसको ख़त्म करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, वो हो गई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसके बाद ये है आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि मोहर सॉल्ट क्या होता है। FAS की टाइट्रेशन 100% सब जगह कराई जाती है। मैंने भी आपको 2 टाइट्रेशन कराई थी FAS की, एक KMNO4 के साथ कराई थी, एक K2Cr2O7 के साथ कराई थी। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि FAS आखिर होता क्या है। FAS का मतलब है फेरस अमोनियम सल्फेट। अब फेरस अमोनियम सल्फेट का दूसरा नाम मोहर सॉल्ट। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 .6H2, ये है इसका फॉर्मूला। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। उसके बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, मैंने आपको इसका FAS का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का टाइट्रेशन भी कराया था KMNO4 के साथ। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर क्रिस्टलीकरण जल क्या होता है। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द क्रिस्टल बट नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड विथ मेटल कैटाइन। अब सिंपल समझो इसको कि जो क्रिस्टल में पानी के मॉलिक्यूल बाकी फॉर्मूला के साथ प्रेजेंट हैं, वो होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन ये जो पानी के मॉलिक्यूल हैं, ये मेन कैटाइन से नहीं जुड़े हुए होते हैं, किसी से भी बॉन्ड बनाया हुआ नहीं होता है। उसके बाद आयोडीन टाइट्रेशन और आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडीन टाइट्रेशन का मतलब है ऐसी टाइट्रेशन, ऐसी वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन जिसमें आयोडीन को यूज़ करते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। यहाँ पर आएगा आइडियो। उसके बाद आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती है कि ऐसी वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन जिसमें आयोडीन निकलती है Ki से, लेकिन उसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई दूसरा लेते हैं, ठीक है, वो हो गई आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसके बाद अगला देखते हैं। इसके बाद 16th क्वेश्चन है हमारा कि इंडिकेटर क्या होता है। ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर या फिर सूचक क्या होता है। तो ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो इंडिकेट करे हमारी रिएक्शन के कंप्लीशन को। अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो ऐसा कोई भी रासायनिक पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देता है, वो कहलाता है इंडिकेटर। अ सब्सटेंस, अ केमिकल सब्सटेंस दैट इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो आपकी टाइट्रेशंस है उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंडिकेटर हम कौन सी टाइट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो KMNO4 की टाइट्रेशन में हमें बाहर से कोई वो नहीं डालना होता है, इंडिकेटर नहीं डालना होता है। जो KMNO4 होता है वो एक सेल्फ इंडिकेटर यानी कि स्वतः सूचक होता है। उसके बाद EDTA वाली टाइट्रेशन में जो हमारा इंडिकेटर है उसका नाम है एरियोक्रोम ब्लैक टी। ज़रूर याद रखना इंडिकेटर्स के नाम। इंडिकेटर जो हमारा K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और FAS की टाइट्रेशन में होता है वो होता है डाइफिनाइल अमीन। इसी तरीके से जो कॉपर सल्फेट और हाइपो की टाइट्रेशन में होता है वो होता है स्टार्च सॉल्यूशन। और इसी तरीके से जो एसिड बेस वाली हमने टाइट्रेशन देखी थी, एसिटिक एसिड और NaOH वाली, उसमें जो हमारा इंडिकेटर होता है वो होता है फिनोल्फिथलीन या फिर आप इसको बोल सकते हो फिनोफ्थलीन, ठीक है। जैसा आप प्रोनाउंस करना सही लगे आपको, आप वैसे प्रोनाउंस कर लेना। उसके बाद हमारा 17th क्वेश्चन है कि वाई डू वी यूज डाइल्यूट H2SO4 इन द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ FAS। जब हम FAS का प्रमाणिक विलयन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं तब हम उसमें डाइल्यूट H2SO4 या तनु H2SO4 क्यों डालते हैं। ये इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जो हमारा डाइल्यूट H2SO4 होता है वो आयरन की, वो FAS मतलब
फेरस अमोनियम सल्फेट है ना, तो आयरन तो प्रेजेंट है, तो वो आयरन के ऑक्सीडेशन को रोकता है, या कहे FAS के ऑक्सीडेशन को रोकता है। और दूसरी चीज़ मैं ये कह सकती हूँ कि उसकी हाइड्रोलाइसिस होने से रोकता है। अगर आप FAS के टर्म्स में कहोगे तो कहोगे FAS की हाइड्रोलाइसिस रोकता है। अगर आयरन के टर्म्स में कहोगे तो कहोगे कि आयरन आयन का, फेरस आयन का ऑक्सीडेशन फेरिक आयन में ना हो, इसको वो रोकता है। उसके बाद एंड पॉइंट के कलर क्या होते हैं, ये भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, तो KMnO4 की टाइट्रेशन में एंड पॉइंट पे कलर आता है लाइट पिंक कलर का। पोटेशियम डाइक्रोमेट की टाइट्रेशन पे एंड कलर आता है ब्लूइश वायलेट या फिर पर्पलिश कलर होता है। EDTA की टाइट्रेशन में, दिस इज इम्पॉर्टेंट, EDTA की टाइट्रेशन में जो कलर होता है वो वाइन रेड से ब्लू में चेंज हो जाता है। मतलब आपने जो पूरा पहले सॉल्यूशन वगैरह बनाया होगा वो वाइन रेड का फॉर्म हुआ होगा, उसके बाद जब आप ब्यूरेट से इसमें सॉल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्यूरेट से सॉल्यूशन डालोगे तो वो कलर ब्लू में चेंज हो जाएगा। उसके बाद एसिटिक एसिड और NaOH वाली टाइट्रेशन में जो एंड कलर होता है वो लाइट पिंक कलर होता है। और हाइपो और कॉपर सल्फेट वाली टाइट्रेशन में डिसअपियरेंस ऑफ ब्लू कलर हो जाता है। जो आपका सॉल्यूशन बना पूरा सब कुछ करने के बाद, तो आपका एंड पॉइंट कब आएगा, जब उस सॉल्यूशन का कलर जो ब्लू था पहले वो गायब हो जाएगा। डिसअपियरेंस मतलब गायब हो जाना, जो कलर होगा वो गायब हो जाएगा। इसके बाद हमारे लास्ट दो क्वेश्चंस। 19th क्वेश्चन है हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है ऐसे केमिकल स्पीसीज, ऐसे सब्सटेंसेस जो दूसरों का रिडक्शन कराएं लेकिन खुद का ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराएं लेकिन खुद का रिडक्शन कराते हैं। इसकी ट्रिक सिंपल सी ये है कि आप दूसरों से याद रखो कि रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों के साथ क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों के साथ क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, और इसी का उल्टा वो अपने साथ कर लेगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है ये भी क्योंकि ये भी बेसिक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सोडियम थायोसल्फेट का दूसरा नाम क्या होता है, वो होता है हाइपो। जो कॉमन नेम है सोडियम थायोसल्फेट का वो होता है हाइपो। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, Na2S2O3। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप studying and all the best for your practicals। मुझसे सही से लिखा नहीं जा रहा था, मेरी फिंगर में चोट लग गई थी, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए सब लिख के बनाया ताकि आपको हेल्प हो जाए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।